हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ्ताब शकील। यस प्रोडक्शन में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी जो वीडियो है वो है सबसे बड़ी अहम टेक्निको तरीक़ाकार, जिसके तहत NTS, PCS, FPSC, CSSP, MS का पेपर यानी टेस्ट टाइम से पहले 100% MCQs के साथ हल किया जा सके। A great techniques and method to solve NTS, PCS, FPSC, CSS, PMS test paper with great ideas। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप पेपर को जो है वो सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरीके से कर सकेंगे और टाइम से पहले आप कर सकेंगे। उसके लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या तरीक़ाकार उसके लिए इख्तियार करना चाहिए। ये मुझे कुछ दोस्तों ने जो है व्हाट्सएप किया था कि आप हमें इसके पेपर को हल करने की टेक्निक्स और मेथड के बारे में बताएं। तो आज हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। उसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं और आपका थैंक्स करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो माशाल्लाह मैंने 20 को चैनल शुरू किया था तो 1.2K जो है इसका वॉच टाइम हो गया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। तो हम आते हैं जी पेपर की टेक्निक्स की तरफ। नंबर 1 पे जो टेक्निक्स है पेपर की, वो मेरे ख्याल में जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है वो ये है कि जब पेपर आप लोग के हाथ में आ जाता है, आप अपना रोल नंबर वगैरह, उसकी शीट का नंबर वगैरह जो भी है वो अपना फिल कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले जो जाना चाहिए, जो उस पोर्शन की तरफ जाना चाहिए जिस पोर्शन में आप बहुत बेस्ट हैं, यानी उस सिलेबस को, उस मजमून को आपको सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें आप समझते हैं कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर है जूनियर कलर का NTS का। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट जो आप पेपर देने जाते हैं तो वो डिफरेंट सिलेबसेस में से आता है। तो ये इंग्लिश का आया हुआ है जी, इंग्लिश की इसमें क्वेश्चन है। इसी तरह हम नेक्स्ट में जाएंगे तो ये एनालिटिकल रीजन में से ये आपका पेपर आया हुआ है। ठीक है, ये NTS की तरफ से एक कॉपी मिलती है। तो उसके आप जैसे जैसे पेज आगे जाते जाते हैं तो ये इसी तरह से डिफरेंट पोर्शन बने होते हैं। ये क्वांटिटेटिव का आपका पेपर है, यानी ये एक ही शीट होती है जो स्टेपल की होती है, उसमें ये डिफरेंट आपके मज़ामीन होते हैं जो जनरल नॉलेज से रेलिवेंट है। तो आपको जाना उस पे है, उस सब्जेक्ट पे है जिसको आप समझते हैं कि इसमें आप सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इसके आप MCQs जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको ये तरतीब वाइज दिखाया, इंग्लिश आ रहा था, एनालिटिकल रीजन आया है, क्वांटिटेटिव आया है, कंप्यूटर आया है। ठीक है, तो मैं खुद को जो है वो कंप्यूटर में बेटर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर में मैं MCQs को जो जल्दी सॉल्व कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले कंप्यूटर पे आऊँगा। ठीक है, कंप्यूटर पे आके मैं कंप्यूटर्स के जो है MCQs उनको सॉल्व करूँगा। तो उनको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं उस सब्जेक्ट पे जाऊँगा जिस सब्जेक्ट पे मुझे लगता है कि मैं सबसे एक्सपर्ट के बाद मैं इस सब्जेक्ट में बेटर जा सकता हूँ। तो मैं दूसरा जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, मैं करूँगा इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के भी सिंपल MCQs होते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करती, कोई दिमाग इतना लड़ाना नहीं पड़ता। तो इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, फिर हम आएंगे जी एनालिटिकल रीज़न पर आएंगे या क्वांटिटेटिव पर आएंगे। तो ये पहला पॉइंट था कि सबसे पहले आपने इस चीज़ को चूज़ करना है जिसमें आप बेस्ट हैं। नंबर 2 पे है जी कि आपने कोशिश करनी है कि जो सिंपल MCQs हैं, यानी इंग्लिश के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, जनरल नॉलेज के हो गए, इनको पहले आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद एनालिटिकल रीज़न, क्वांटिटेटिव, IQ टेस्ट पर आपने बाद पे आना है, क्योंकि वो कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन पे आपको टाइम लगता है। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप सिंपल MCQs सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जितना टाइम बचेगा उसमें आप कैलकुलेशन करके
जो है अपना नेक्स्ट उसको पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। नंबर 3 पे है, जब आप लोगों ने आईक्यू टेस्ट या इस पे आना है एनालिटिकल रीजन या क्वांटिटेटिव पे आना है, तो आप लोगों ने इसको जो है अपने माइंड में सॉल्व, कुछ लोग होता है कि वो माइंड में इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, यानी जो भी मल्टीप्लाई करना है या डिवाइडेड बाय करना है, तो कोशिश करें कि जो 2 ब्लैंक शीट आप लोगों को मिली हुई है उसके ऊपर आप जो है इसको सॉल्व करें, ताकि तो जो ब्लैंक शीट है उसके ऊपर आप जब सॉल्व करेंगे रिटर्न में लिखते जाएंगे तो आपको पॉइंट्स जो है आपके सामने लिखे होंगे, तो आप को माइंड में जो कैलकुलेशन है वो बंदा भूल जाता है, तो उसको दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन जो रिटर्न में कैलकुलेशन होती है वो उसने लिखी होती है, तो उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि लास्ट मेरी कैलकुलेशन ये थी, नेक्स्ट जो है इसका आंसर ये आ रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अपने माइंड को जो है वो आपने रिलैक्स करके ब्लैंक पेपर पर आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन को जो है वो नोट। नंबर 4 पे ये चीज़ है कि जो MCQs आप रीड कर रहे हैं तो उसको आप केयरफुली जो है वो आप रीड करें, ठीक है। तो उसको ये ना हो कि आप बस एक नज़र उस पर जो है दौड़ा दें, नज़र दौड़ाने के बाद उसकी आप ऑप्शन पढ़ना शुरू कर दें, नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसकी जो पहले नरेशन है उसको आप केयरफुली रीड करें, उसकी जो है वो आप उसकी समझें कि वो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, फिर आप आके ऑप्शन को रीड करें। और अक्सर कुछ होता है यूँ है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कोई MCQs के बारे में 100% श्योर होते हैं, जैसे ही वो उसकी नरेशन को पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, तो उनको फ़ौरन माइंड में आ जाता है कि इसका आंसर जी है, ठीक है। तो लेकिन वो इतनी खुशी या जल्दी में जो है वो अगर ऑप्शन ए है तो वो बाय मिस्टेक जो है वो बी ऑप्शन का इंतखाब कर देते हैं और बाद में सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इसका ऑप्शन भी आता था, मैं 100% श्योर भी था कि इसका आंसर ये होगा, तो मैंने जो है वो उसको बी पे मैंने टिक मार कर दिया। तो अगर आप डबल राइटिंग करेंगे तो फिर भी आपका MCQs गलत हो जाएगा, और आप अगर केयरफुली के साथ इसको रीड नहीं करेंगे तो फिर भी आपका जो है वो आंसर गलत हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बार बार रिपीट आपको ना करना पड़े। बार बार रिपीट करने से जो है वो जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये आता है कि पता नहीं अब इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो सकता है। तो एक ही बार केयरफुली रीड करके उसकी ऑप्शन का इंतखाब। इसके बाद जब जो MCQs आपको 100% श्योर हैं कि ये इनका आंसर मुझे आता है और इनका आंसर ये होगा, तो उसके लिए ये है कि आप वो 100% श्योरिटी वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लें, और उनको सॉल्व करने के बाद उन क्वेश्चन की तरफ जाएं जिनका आपको 100% आंसर श्योर नहीं है, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो आपके 100% श्योर हैं तो वो आपके डबल माइंडेड आप उस पर नहीं होंगे। अक्सर स्टूडेंट होता इस तरह से है कि वो किसी क्वेश्चन के बारे में जो है वो मोस्टली 100% श्योर होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के बारे में वो श्योर नहीं होते, तो वो अपने माइंड को जो है उस पर इतना बर्डन डालते हैं कि जो उनको 100% श्योरिटी होती है तो वो भी उनका गड़बड़ हो जाता है। तो कोशिश करें कि पहले जो 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन हैं उनको आप हल कर लें, फिर उन क्वेश्चंस की तरफ आएँ, उन MCQs की तरफ आएँ जो आपको 100% श्योर नहीं है, ताकि अगर आप अपने माइंड पर ज़्यादा बर्डन डाल लें तो या आप जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस का शिकार हो जाएं, तो आपके 100% श्योरिटी वाले जो MCQs हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इन एग्ज़ाम में 0.5 मार्क्स भी जो है आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, तो कोशिश करें कि आप अपना पेपर खुद सॉल्व करें, किसी पर ब्लाइंड जो है ट्रस्ट ना करें, यानी अंधाधुंध इंटरेस्ट ना करें। अक्सर होता इस तरह से है कि बंदा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई 90% श्योरिटी होती है कि इसका आंसर यही है, लेकिन वो जब दूसरे अपने साथ बैठे हुए स्टूडेंट के साथ उसको डिस्कस करता है तो उस बंदे ने उसका आंसर गलत लिखा होता है और वो आपको भी गलत आंसर की तरफ गाइड कर देता है। तो आप जो 90% श्योरिटी होती है कि इसका आंसर ये है, तो आप उस बंदे पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके जो है वो आप गलत ऑप्शन का इंतखाब कर आते हैं, तो इस तरह आप जो है वो बहुत पीछे चले जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस सेंटर में आपका टेस्ट है, मोस्टली होता इस तरह से है कि बहुत सारे लोग गुजरांवाला के होते हैं लेकिन टेस्ट उनका लाहौर आ जाता है, साहिवाल के होते हैं टेस्ट लाहौर आ जाता है, या रावलपिंडी आ जाता है।
तो आप अपने सेंटर पे टाइम से बल्कि एक टाइम से क्या 1 या 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। अगर आप अपने सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो एक तो आपके माइंड में स्ट्रेस होगा कि मैंने टाइम पे पहुंचना है। अगर आप कोई 5-10 मिनट लेट पहुंचते हैं सेंटर पे, आपके पहुंचने से पहले पेपर स्टार्ट हो चुका होता है, तो आपके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है कि मैं लेट हो गया हूँ, मेरा पेपर लेट हो गया तो मेरा पेपर सही नहीं होगा। इसी स्ट्रेस में जो आपको पेपर आता होता है तो आप उसमें भी मोस्टली जो MCQs हैं वो गलत कर आते हैं, इस स्ट्रेस में कि मुझे टाइम उतना नहीं मिला, मैं टाइम पे नहीं था पहुंच सका या पहुंच सकी, जिसकी वजह से जो है मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, मैं पीछे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो इस स्ट्रेस से आप आज़ाद होने के लिए जो है आप टाइम पे अपने सेंटर पर पहुंचे ताकि आप पेपर को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप पेपर की तैयारी करते हैं तो कोशिश करें कि MCQs के रिलेटिव आंसर को दोहराएं साथ में, ठीक है। बाकी जो इररिलेटिव आंसर जो हैं, जो यानी इररिलेटिव ऑप्शंस हैं, उनको साथ में आप रिपीट ना करें। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप नरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे, तो जो आपका रेलिवेंट होगा, जो आप सिर्फ पढ़ के आए होंगे, तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा कि इस नरेशन का आंसर ये है। अगर आपने वहाँ पे सारी ऑप्शन को अपने माइंड में रिमाइंड किया होगा तो वो आप इस तरह से गड़मड़ हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि इसका आंसर क्या था, ये भी मैंने ऑप्शन पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी, तो इस पता नहीं इसका आंसर क्या है। तो जब आप सिर्फ जो MCQs है उसकी इबारत को पढ़ेंगे और उसके सिर्फ आंसर को आप देखेंगे तो वो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो जैसे ही आप एग्जामिनर में बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको फ़ौरन आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए था। और एंड पे जो मेन पॉइंट मेरा ये है कि जहाँ पे हम 16 साल की एजुकेशन के लिए हम 20-25 साल अपने ज़ाया करते हैं, ज़ाया नहीं करते बल्कि हम एजुकेशन हासिल करते हैं। एजुकेशन हासिल करने का मकसद ये होता है कि चलें हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, को हम अच्छी अपना सेटल हो जाए, हमारा अर्निंग पॉइंट आ जाए और हमें जो है अखलाकियत का पता चल जाए, माशरे में किस तरह बैठना उठना है। तो वहाँ पे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब आप NTS, PCS, FPSC या CSS के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद ये सिर्फ समझ के नहीं बैठ जाना कि मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरी जॉब डन हो गई है। उसके लिए आप लोगों ने उसी तैयारी भी शुरू कर देनी है। इसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, 16 ईयर एजुकेशन इज़ इक्वल टू 1 मंथ स्टडी फॉर जॉब टेस्ट, ठीक है। यानी 16 साल की जो आपकी एजुकेशन है वो 1 माह की एजुकेशन के बराबर हो जाती है। जब आपका NTS, PCS, FPSC का एग्ज़ाम होता है, आप उस 1 मंथ में जो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं, तैयारी करके आप वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम में अगर 100 में से आप 80% मार्क्स ले लेते हैं तो वो आपका बड़ा अच्छा मेरिट बन जाता है। उसमें होता ये है कि 80 या 90 मार्क्स लेने से अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन में आपका मेरिट नहीं बन रहा, लेकिन आपने NTS, PPSC में ज़्यादा मार्क्स ले लिए तो वो 1 मंथ की जो आपकी स्टडी जो है ना वो 16 ईयर की कमी को वो पूरी कर जाती है और आपको वो एक्यूरेट मेरिट दे देती है। तो उसमें ये है कि जैसे ही आप अप्लाई कर दें या जैसे ही आपको पता चले कि जॉब्स आई हुई हैं तो उसके साथ में तैयारी भी शुरू कर दें। तैयारी आप लोगों की अच्छी होगी, आप लोगों का टेस्ट भी अच्छा होगा, आपका मेरिट भी अच्छा बनेगा और आप लोगों के लिए जॉब भी अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए ये है कि ये जो मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं जो NTS या PPSC या PCS के जो पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रख लेंगे तो आपके लिए पेपर को सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ये जो मैंने आपको जूनियर क्लर्क का सैम्पल पेपर या ओल्ड पेपर दिखाया है NTS का, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको बाय प्रैक्टिकली सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बाकी मेरे अगर अभी आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरा चैनल आफ्ताब शकील प्रोडक्शन, इसको आप सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आप हमारा फेसबुक पे पेज लाइक कर सकते हैं, हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवा सकते हैं, आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप
के मैसेजेस मुझसे काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, लोग को काफ़ी तरह के सवाल करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।